बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महनूर और आज हमारे साथ हैं बहुत ही गॉर्जियस अमेजिंग पर्सनालिटी, द फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर शहीरा रियाज, द फिजियोथेरेपिस्ट। So let's welcome her to our third episode of the Doctor's Talk podcast series. Assalamu alaikum डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप? First of all, thank you very much for joining us today. We are really obliged that you are here. और क्या हालात हैं आजकल, क्या चल रहा है लाइफ में? वालेकुम सलाम डॉक्टर मानूर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। What about you? I'm very happy that you start this amazing work and thank you for inviting me on this podcast. Recently, I'm doing my research study for Doctor of Physical Therapy program. ओह अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू। बस अभी स्टार्ट लिया है तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर इंसान कोई बैठा हुआ है और वो खड़ा होता है फ़ौरन से, तो अचानक से उसकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, शदीद पेन हो जाता है। ऐसे कुछ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हम जो है वो बैठे हुए थे, बैठने के फ़ौरन बाद जैसे खड़े हुए हैं तो बहुत ज़्यादा पेन हमें फ़ील हो गया अपनी लोअर बैक में और कमर सीधी नहीं की जा रही अब। तो ये किस वजह से होता है और इसका जो है वो क्या इलाज आपके ख़्याल में हो सकता है? काइंडली इस पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें हमें। जी, जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि पर्सन अगर सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में जा रहा है और उसको लो बैक पेन हो रहा है तो उसके कॉजेज़ क्या हैं, मतलब किन वजूहात के बिना पर उसको लो बैक पेन हो रहा है और फिर हम उसमें फ़िज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट क्या देते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ, पोस्टल स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज फॉर द लो बैक पेन। कि आजकल जिस तरह आपने देखा होगा कि लोगों ने जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल डेवलप किया हुआ है और एक एबनॉर्मल पोस्चर उन्होंने अडेप्ट किया है, क्योंकि जिस तरह उनको एक नॉर्मल पोस्चर में बैठना चाहिए, मतलब एक स्ट्रेटन अप पोस्चर में बैठना चाहिए, वो नहीं बैठते। तो इससे एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो हमारी स्पाइन होती है तो उसके ऊपर एक प्रेशर आता है और जो उसके अराउंड मसल्स होते हैं वो टाइटन हो जाते हैं और वो स्पैज़म में चले जाते हैं। और इसके अलावा अगर और कॉजेज़ की हम बात करें तो अगर पर्सन की वीक लेग्स हैं या वो पुअर बॉडी मैकेनिक्स के साथ वेट लिफ्टिंग कर रहा है तब भी उसको लो बैक पेन हो सकता है। ये तो हमने बात की कि अगर मसल्स टाइटन हो रहे हैं तो जिस वजह से लो बैक पेन हो रहा है। इसके अलावा अगर सैक्रोइलिक जॉइंट पेन हो, उसका पैटर्न भी लो बैक में जा रहा होता है। फिर इसके बाद आपने ये भी देखा होगा कुछ पेशेंट ये भी शिकायत करते हैं कि हमें लो बैक पेन के साथ जो दर्द है वो टांग में जाता हुआ भी महसूस हो रहा है और जब हम बैठते होते हैं तो हमें एक नमनेस भी फील होती है। तो बेसिकली ये नर्व के प्रेस होने की वजह से पेन होता है, जिसको हम शेटिका भी बोलते हैं। फिर हम आगे फर्दर असेसमेंट्स करके ये डायग्नोस कर लेते हैं कि आया इसको जो लो बैक पेन हो रही है वो किसी मसल के ओवर स्ट्रेच होने की वजह से हो रही है या ऐसा जॉइंट पेन की वजह से हो रही है या किसी नर्व प्रेस होने की वजह से हो रही है। फिर इसके बाद अगर हम फिज़िकल थेरेपी में ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले हम उसको पोस्टर एजुकेशन गाइड करते हैं कि आप एक स्ट्रेट एंड अप पोस्टर में बैठें। फिर इसके बाद हमारे पास एक मशीन होती है, थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड मशीन। इसमें हम बेसिकली वाइब्रेशंस के थ्रू उसकी प्रमोट करते हैं टिश्यू हीलिंग और आल्सो इन द मैनेजमेंट फॉर द क्रॉनिक लो बैक पेन। इसमें एक हमारे पास प्रोब होता है माइक्रोफोन की तरह, उसके ऊपर हम जेल अप्लाई करते हैं और पेशेंट की लो बैक के ऊपर उस प्रोब को सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी जो टिश्यू हीलिंग होती है वो प्रमोट होती है। इसके अलावा हमारे पास एक मायोफेशियल रिलीज टेक्निक होती है। जिस तरह लो बैक पेन उसको मसल्स के स्पैज़म की वजह से हो रहा था, तो इसके अलावा जो सॉफ्ट टिश्यूज़ भी होते हैं वो भी स्टिफ हो जाते हैं लो बैक पेन में। तो इस टेक्निक के थ्रू हम सॉफ्ट टिश्यूज़ को रिलैक्स करते हैं। फिर जिस तरह हमने शुरू में बात की कि जो उसको नर्व प्रेस होने की वजह से लो बैक पेन के साथ लेग पेन भी हो रही थी, तो फिर हम उसमें एक डिवाइस होती है टेंस, जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे के रिलीव करते हैं लो बैक पेन को। इसके अलावा अगर हम होम ट्रीटमेंट की बात करना चाहें कि हम क्या ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट को घर के लिए गाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं कि आप अपनी सेल्फ स्ट्रेचिंग जो है वो स्टार्ट लें। जिस तरह अगर आप सिटिंग पोजीशन में हैं या आप लाइंग पोजीशन में हैं तो अपनी लेग को रेस करें, इससे हैमस्ट्रिंग मसल काफ़ी अच्छा स्ट्रेच होता है। फिर उसके बाद हम पेशेंट से कहते हैं कि आप एक ऐसी पोजीशन बनाएगा घर में कि जिस तरह लाइंग ऑन द फ्लैट बैक और आप हिप ब्रिजिंग करें और इसी के साथ आप नी टू चेस्ट पोज करें।
फिर जिस तरह हमने बात की थी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से और मतलब जो डेवलप हुआ हुआ है और मुसलसल बैठे रहने से क्या होता है कि जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं उनकी भी जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है, जिससे नॉर्मल फंक्शंस जो पर्सनस के होते हैं जैसे यूजरी कॉन्टिनेंस वगैरह उनमें क्या होता है कि इनकॉन्टिनेंस आ जाती है। इसको भी हमने फिर रिलीव करना होता है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि जो पेल्विक फ्लोर मसल डिसफंक्शन होता है ये भी एसोसिएटेड है विद द डेवलपमेंट ऑफ द लो बैक पेन। तो इसमें फिर हम उसको कीगल एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं ताकि वो अपनी कोर स्ट्रेंथनिंग भी करे पेशेंट। फिर हम पेशेंट को ये भी गाइड करते हैं कि वो ऑल्टरनेटिंग आइस और हीट थेरेपी भी करे, मतलब आइस पैड भी अप्लाई कर ले अगर एक्यूट लो बैक पेन है, फिर अगर हीट अप्लाई करता है अगर पेन उसको ज़्यादा हो रही है, मतलब ऑल्टरनेटिंग यूज़ करें आइस और हीट थेरेपी को। और साथ ही हम एक्सरसाइजेस के अगर उसको एक्यूट लो बैक पेन है तो टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए हम मेडिकेशंस भी रिकमेंड करते हैं, जिस तरह एंटासिड्स होती हैं, पेन रिलीवर्स और मसल रिलैक्सेंट्स। ऑल्सो हम पेशेंट को ये भी रिकमेंड करते हैं कि वो मेडिकेटेड मैट्रेस बीच अगर इजीली ले सकता है तो वो अपना मैट्रेस नॉर्मल मैट्रेस मतलब चेंज कर लें, जिस तरह आजकल मेडिकेटेड मैट्रेस लो बैक पेन के लिए आ रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को लंबर वर्टिब्रास का भी इशू होता है तो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। फिर इसके बाद हम पेशेंट को ये भी कहते हैं कि वो जितने भी झुकने वाले काम है जिसमें वो झुककर कोई वज़नी चीज़ उठाता है तो वो भी अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी जो लो बैक पेन होती है वो बढ़ती है। ऑल्सो कुछ रिसर्च स्टडीज़ ने ये भी रिकमेंड किया है कि टू मच रेस्ट जो है आपने वो अवॉइड करना है। मतलब जिस तरह आपने देखा होगा कि पेशेंट को जब लो बैक पेन होता है तो वो रेस्ट करते हैं और वो इस तरह रेस्ट करते हैं कि वो टू मच स्टेइंग इन बेड होता है, मतलब कि एक दिन के बजाय दो दिन तक वो रेस्ट करते रहते हैं और वॉक भी नहीं करते। तो ये देखा गया है कि अगर आपने अपनी क्रॉनिक लो बैक पेन को ट्रीट करना है तो वॉकिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट, कि आप दिन में एक दफ़ा वॉक करें, स्लोली स्टार्ट लें 5 to 10 मिनट्स के लिए और फिर आप इसको प्रोग्रेसिवली इंक्रीज़ करें। तो ये सब एक्सरसाइजेस के थ्रू और अगर हम पेशेंट को गाइड करें कि वो किस तरह प्रिवेंटिव मेजर्स को जो है वो अपने साथ फॉलो करें तो काफ़ी हद तक जो पेशेंट है वो अपनी लो बैक पेन को जो है वो कम कर सकता है। ठीक ठीक, अब समझ आई है मुझे। डॉक्टर साहिबा, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है ना कि हमारा जो कभी कभी हम कहते हैं कि मसल पुल हो गया है या मसल स्प्रेन हो गया है, तो वो क्या चीज़ होती है और उसको जो है हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं और उसके लिए क्या इलाज कर सकते हैं? कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज आप हमें सजेस्ट करेंगी जो हम करें तो हमारा जो वो मसल पुल हो गया, मसल स्प्रेन हो गया जिसे हम कहते हैं, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही? जी डॉक्टर मानूर, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए एक डिफरेंस बताना चाहूँगी पहले बिटवीन द मसल पुल और स्ट्रेन इंजरी एंड द स्प्रेन इंजरी। जो हमारे पास मसल पुल और स्ट्रेन की इंजरी होती है वो इंजरी होती है टू द मसल्स, कि मसल पे ओवर स्ट्रेच हुआ, मसल को आपने ओवर यूज़ किया तो उस पर जो आपको टियर हुआ मसल का, तो फिर वो आपको होती है स्ट्रेन इंजरी। उसके बाद जो स्प्रेन इंजरी होती है वो ये होती है कि लिगामेंट इंजरी को हम बोलते हैं, अ बैंड ऑफ टिश्यूज जिसमें टू बोन्स को आपस में जोड़ा हुआ होता है, उसको हम स्प्रेन इंजरी बोलते हैं। और अगर कॉजेज़ की हम बात करें, जिस तरह मैं आपको बताऊं कि पुअर बॉडी मैकेनिक्स होती हैं पेशेंट की और वो हैवी लिफ्टिंग करे उसमें, तो फिर उसको ये इंजरी हो सकती है स्ट्रेन या स्प्रेन की। इसी तरह कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं, जिस तरह हॉकी या फुटबॉल खेलते हुए एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के साथ टकराया तो उसको शोल्डर पे, एल्बो पे, नी पे, एंकल पे स्ट्रेन या स्प्रेन इंजरी आती है। मतलब मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं इस इंजरीज़ के। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की फ़िज़िकल थेरेपी में, तो फिर हम बात करते हैं राइस, हमारे पास एब्रीविएशन होती है, राइस फार्मूला होता है रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। रेस्ट में हम क्या करते हैं कि पेशेंट से कहते हैं आप रेस्ट करें और आप अवॉइड करें उन एक्टिविटीज़ को जिससे पेन, डिस्कम्फर्ट या स्वेलिंग जो है वो आपकी एग्रेवेट हो रही है। फिर आइसिंग हम करते हैं, आइसिंग फॉर द 20 मिनट्स एवरी आवर यू अवेक। एंड इसका तरीका हमारे पास ये होता है कि हम पेशेंट से कहते हैं कि आपने अपनी स्किन के साथ आइस को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं लाना, आपने पहले टॉवल अप्लाई करना है अपनी स्किन के ऊपर, फिर आपने आइस पैड को ऊपर जो है वो अप्लाई करना है। उसके बाद अगर हम कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन में ये होता है कि हम इलास्टिक बैंडेज जो है उस जो इंजर्ड साइड होती है उस पर अप्लाई कर देते हैं। कंप्रेशन से ये होता है कि पेशेंट की जो भी स्वेलिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद लास्ट होता है एलिवेशन। एलिवेशन में हम क्या करते हैं, जो भी इंजर्ड साइड होती है, जिस तरह एंकल है या एल्बो या नी है, तो हम मतलब उस साइड को एलिवेट कर देते हैं अबव द हार्ट लेवल। उसके बाद
उसके बाद हम पेशेंट को ये भी कहते हैं कि आप अप्लाई करें सॉफ्ट पैडिंग, ताकि आपका मतलब ऑब्जेक्ट के जो इम्पेक्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट्स का वो मिनिमाइज हम कर सकें और फर्दर हम इंजरी को जो है वो प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद में ये जो सब मैंने आपको मतलब ट्रीटमेंट बताया ये हम एक्यूट या माइल्ड स्ट्रेन में कर रहे होते हैं। जिस तरह और इसमें जो हमारे पास रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है वो 3 to 6 वीक्स तक पेशेंट की हो जाती है। लेकिन अगर क्रॉनिक या स्वेयर स्ट्रेन होता है फिर हम जो है वो सर्जरी पेशेंट को जो है वो रिकमेंड कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि फिर हम पेशेंट से कहते हैं कि वो साथ साथ ही इस ट्रीटमेंट के साथ वो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट करे, स्ट्रेचिंग करे और इसी तरह एक फ़ेज़ में करे। कोई भी एक्टिविटी को करने से पहले एक वार्म अप पीरियड में करे और उसके बाद फिर वो एक्टिविटी करे जो वो कर रहा है और फिर वो कूल डाउन पीरियड को भी करे, मतलब एक रेस्ट और रिकवरी भी उसको मिले, जिस तरह अब आगे भी उसने अगर कोई एक्टिविटी को स्टार्ट करना है दोबारा। ओह अच्छा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से बताया है डॉक्टर साहिबा। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है ना कि अक्सर हमें ऐसा हो जाता है कि हम अगर एक्सरसाइजेस करें, कोई हैवी एक्सरसाइजेस कर लें या फिर स्विमिंग करके आएँ काफ़ी टाइम बाद, यानी स्विमिंग करें या हॉर्स राइडिंग करें, तो उसकी वजह से हमारी जो बॉडी में खिंचाव सा आ जाता है, हमारे मसल्स जो हैं वो काफ़ी ऐसे आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा अकड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दें कि अगर ऐसा हो जाए कि अचानक से हम एक्सरसाइजेस करें तो उसके बाद यानी वार्म अप किए बगैर अगर एक्सरसाइज कर लिया किसी ने या फिर वैसे ही कोई एक्सरसाइजेस वगैरह करता रहता है, जिम ज्वाइन कर लिया, तो पहले 2-3 दिन हमारी बॉडी में अक्सर पेन रहता है। तो उस पेन के लिए हमें क्या करना चाहिए और आप क्या सजेस्ट करेंगी कि हमें किस तरीके से किस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए कि जब अगर हम न्यूली कोई न्यू जिम ज्वाइन करते हैं, जो बिगिनर्स हैं, तो वो क्या प्रोसीजर फॉलो करें जिसकी वजह से उनकी बॉडी में पहले 2-3 दिन जो है वो पेन ना हो? तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें प्लीज़। जी डॉक्टर महानूर, आपने मेरे से बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और हम इस तरह के पेशेंट बहुत ज़्यादा देखते हैं फिज़िकल थेरेपी डिपार्टमेंट में। अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि पेशेंट स्विमिंग एक्टिविटी कर रहा है या जिम में हैवी वर्कआउट कर रहा है, तो क्या होता है कि मसल पे जब ओवर स्ट्रेस या मसल का ओवर यूज़ होता है तो मसल्स के अंदर माइक्रो टीयर्स और स्मॉल नोट्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और फिर पेशेंट बोलता है कि मुझे एक एक्किंग या बर्निंग फीलिंग भी आ रही है बॉडी में, जिससे बॉडी उसकी फटीक में जा रही होती है। और फिर हम ये भी मतलब बात करते हैं कि बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से उसको इस तरह की फीलिंग जो है वो महसूस हो रही है और जिससे मसल सोरनेस भी आगे हो जाती है। जिस तरह अक्सर औकात पेशेंट कह रहे होते हैं जिम वर्कआउट के बाद कि हमें मसल सोरनेस हो रही थी और हमने जिस दिन एक्टिविटी या हैवी वर्कआउट किया हमें उस दिन हुई और 2-3 दिन तक हमें मुसलसल ऐसी ही फीलिंग रही। फिर हम पेशेंट से जब फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट अप्लाई करने की बात करते हैं तो पहले हम बेसिकली बहुत सारा इसमें टेक्निक्स या कोई भी एक्सरसाइज वगैरह हम पेशेंट को रिकमेंड कर देते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्टिविटी करने से पहले हम पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि वो पहले वार्म अप पीरियड को जो है वो फॉलो करें। अब वार्म अप पीरियड क्या होता है कि बेसिकली आप फिज़िकल एक्सर्शन कोई भी परफॉर्मेंस करने से पहले आप इसको करते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए, जिसमें हमारे पास एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, जॉगिंग हो गई, वॉकिंग हो गई और शोल्डर और आर्म के सर्कल्स हो गए, नी बैंड्स होंगे, लेग बैंड्स होंगे। उसके बाद वो फिर अपनी एक्टिविटी को करें जितनी देर वो कर रहा है ट्रेनिंग। उसके बाद फिर कूल डाउन पीरियड होता है। कूल डाउन पीरियड में हमारे पास ये होता है कि आपने इंटेंस एक्टिविटी जो की अब आपने कूल डाउन इस तरह करना है कि एक अपनी बॉडी को ग्रेजुअली ट्रांजिशन स्टेट से लेके जाना है अपनी रेस्टिंग स्टेट पे। और ये भी हमारे पास 5 to 10 मिनट्स के लिए होता है और पेशेंट को हम कहते हैं कि आप इसमें भी लाइट मतलब जॉगिंग करें या वॉकिंग करें। इसके अलावा हम पेशेंट से कहते हैं कि वो अपनी बॉडी को जेंटल स्ट्रेच करें, मतलब उसको पेन जिस एरिया में हो रहा है वहाँ पे स्ट्रेचिंग करे या स्ट्रेटिक स्ट्रेचिंग करे। उसके बाद मतलब रेस्ट लें थोड़ा सा। और फिर एक होता है कि अगर पेशेंट जैसा हमारे पास क्लिनिक में आया है उस पेन के साथ तो फिर हम एक ट्रिगर पॉइंट मैनिपुलेशन भी करते हैं और ये हम ट्वाइस इन अ वीक करते हैं। फिर हम पेशेंट को साथ ये भी रिकमेंड करते हैं कि वो आइसिंग भी करे और हीटिंग भी करे। जिस तरह अगर उसको 48 आवर्स तक पेन है इनिशियली तो वो आइसिंग करे। आइसिंग से क्या होता है कि जो इन्फ्लेमेशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है, जिस तरह मैंने मसल सोरनेस का आपको बताया। और दूसरा ये कि जब हीट के बाद हम तब करते हैं जब उसको मतलब 48 आवर्स के बाद भी ज़्यादा पेन है और नहीं उसका रिलीफ हो रहा, फिर हम कहते हैं कि आप हीट भी अप्लाई करें ताकि आपके पास जो ब्लड फ्लो है टू द मसल्स वो इंक्रीज़ हो आपका।
और जिस तरह जिम के हैवी वर्कआउट करने की वजह से हमें डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस होती है ना, इसमें बेसिकली हम पेशेंट को हीट ही अप्लाई करने का बोल रहे होते हैं, जो मैं आपको बताया था कि 1 to 2 3 डेज़ तक रहती है। उसके बाद हम पेशेंट को ये भी बोलते हैं कि वो जिस तरह मैंने आपको वार्म अप पीरियड का बताया, तो आपने इसका एक प्रॉपर टाइम उसको फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने 2 मिनट किया और उसके बाद कोई भी एक्टिविटी शुरू कर दी। उसके बाद जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरह स्विमिंग होगी, राइडिंग होगी या जिम में कोई भी वर्कआउट है, तो आपने उसकी प्रॉपर टेक्निक को पहले लर्न करना है। क्योंकि ये होता है कि आप इम्प्रॉपर पोस्चर में कर रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको पेन वगैरह हो सकता है। फिर ये कि हम पेशेंट से कहते हैं कि मतलब जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है स्विमिंग की या जिम में वर्कआउट वगैरह, तो वो अपना प्रॉपर ड्रेस पहने। और ड्रेस की बात हम इसलिए करते हैं कि अगर प्रॉपर ड्रेसिंग वो नहीं कर रहा अपनी एक्टिविटी के लिए, तो क्या होता है कि उसकी बॉडी से इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं हो पाती और इसी तरह एबनॉर्मल पोस्चर डेवलप होता है और पेशेंट को जो है वो पेन जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ओह सही, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहिबा। इसी तरह ही करते हैं लोग, काफ़ी मुश्किल हो जाता है फिर मैनेज करना चीज़ें, अगर पहले से ही बंदा अवेयर ना हो इन चीज़ों के बारे में। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमें। डॉक्टर साहिबा आगे जो है एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है मेरा। वो ये है ना कि अक्सर लोगों को मोशन सिकनेस बड़ी हो जाती है। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती, लेकिन वैसे मैंने सुना है मेरी फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा मोशन सिकनेस होती है। तो उसके बारे में आपका क्या व्यू है, क्या करना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस हो रही है? तो उसके लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं, कौन सी ऐसी माइंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज़ हैं जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मोशन सिकनेस ना हो? अगर हमें रेगुलर जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं अब हूँ, तो मुझे पेशावर में मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे तकरीबन 7 to 8 आवर्स ट्रैवल करके आना होता है हर मंथ। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये। तो मुझे अगर खुदा न खास्ता मोशन सिकनेस होती तो मैं बड़े मसले में आ जाती मैं तो इस वजह से इसी तरह की हमारी कुछ और फेलोज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करती हैं और काफ़ी फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करती हैं और उन्हें मोशन सिकनेस भी होती है। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए, इसके लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जाएँ, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो की जाएँ, इस पे काइंडली थोड़ा सा हमें बता दें। यानी कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगी कि ऐसी हमें हमारा पोस्चर ऐसा होना चाहिए ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, या हमें ऐसी पोजीशन में होना चाहिए कि जब हम ट्रैवल कर रहे हों ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, हमें कम से कम मोशन सिकनेस हो? तो काइंडली इसके बारे में थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें प्लीज़। जी, basically motion sickness is the disturbance of the inner ear and which is a part of the vestibular system, and patient also experience nausea, headache and vomiting. और अगर हम फिज़िकल थेरेपी में ट्रीटमेंट की बात करना चाहें मोशन सिकनेस की, तो हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं हैबिचुएशन का, जिसमें फिर हम रीट्रेन करते हैं पेशेंट के आई ईयर कनेक्शंस को थ्रू द वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन। और फिर हैबिचुएशन में हम क्या करते हैं कि वेस्टिबुलर एक्सरसाइजेस जो हैं वो फॉलो करते हैं, जिसमें हमारे पास विजुअल ट्रैकिंग है, हेड मूवमेंट्स हैं एंड वो पोजीशंस हैं जिसमें पेशेंट की आइज़ जो हैं क्लोज होती हैं और फिर हम वो पोजीशंस बनवाते हैं। इससे बेसिकली क्या होता है कि पेशेंट की जो डिजीनेस है वो कम होती है और उसका बैलेंस जो है वो इम्प्रूव होता है, और फिर हम आगे फर्दर बैलेंस ट्रेनिंग भी साथ ही इसमें करा रहे होते हैं। और फिर हम पेशेंट को साथ साथ ये भी गाइड करते हैं कि अगर उसको मोशन सिकनेस हो रही है वाइल ट्रैवलिंग, तो वो फिर स्ट्रेट देखे अहेड एक फिक्स पॉइंट पे, जैसे हम हॉरिजॉन की बात कर रहे होते हैं, और फ्रेश एयर को वो ब्रीथ करें, साथ ही वो अपनी आइज़ को क्लोज करें और ब्रीथ करें स्लोली, और फिर उसका फोकस ये हो कि वो ब्रीदिंग कैसी कर रहा है। एंड इन द एंड मोशन सिकनेस से रिलेटेड रिसर्च स्टडीज़ ये भी इंडिकेट करती हैं कि व्हेन पेशेंट चूइंग द बबल इट रिड्यूसेस एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विजन एंड द बैलेंस। ओह अच्छा, ठीक। डॉक्टर साहिबा एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, वो ये है ना कि अक्सर हमें जब हम मेडिकल का स्पेशली टेस्ट देने लगे होते हैं तो बच्चों को नहीं पता होता कि उनके पैर की हड्डी टेढ़ी है, या फिर वो भाग रहे हैं तो उनसे ठीक से भागा नहीं जाता, या फिर उनके जो नीज़ हैं वो नी नॉक होता है उनमें। तो काइंडली इस बारे में थोड़ा सा आप हमें ब्रीफ करें कि ऐसे जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एंट्री टेस्ट के लिए, इसमें आर्मी के एंट्री टेस्ट के लिए, तो वो क्या करना चाहिए उन्हें?
उनको जो है पहले से ही उन्हें अगर पता चल जाए कि उनका नी नॉक होता है या फिर वो उनके पैर की हड्डी टेढ़ी है या एंकल बोन का कोई इशू है या इस तरीके का कोई भी उन्हें इशू है, फॉर एग्ज़ाम्पल नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो उन बच्चों को अगर ऑलरेडी पता हो इस बारे में तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा फिर वो, ताकि पहले से ही उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें ताकि बाद में उन्हें मुश्किल ना हो ना, जब उन्हें इंटरव्यू में ही पता चले या फिर मेडिकल टेस्ट में ही पता चले कि उनके साथ ये मसला है, तो उस टाइम पे तो उनके पास बहुत कम टाइम रह जाता है उसको करेक्ट करने का। तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए उन्हें कि उन्हें पहले से ही मालूम हो जाए कि उनका ये इशू है, उनकी हड्डियों का ये मसला है, ताकि वो पहले से ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें। और अगर उन्हें इनिशियली इस बात का पता चल जाता है तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि उन्हें कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे वो ठीक हो सकें और टाइमली ठीक हो सकें, ताकि वो इंटरव्यू में जल्दी अपीयर हो सकें। तो इस बारे में काइंडली थोड़ा सा हमें गाइड करें कि ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। You ask a very nice and important question. So, knock knees have another name of genu valgum and is most common in children in the age between 3 to 6 years and also present in adults. तो अगर हम कॉजेज़ की बात करें कि किस तरह जो है वो नॉक नीज डेवलप हो रही हैं, अगर पेशेंट की बॉडी में कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की एबनॉर्मलिटी है या पोस्चरल प्रॉब्लम्स हैं या मसल वीकनेस है तो तब भी उसको नॉक नीज जो है वो डेवलप होती हैं। और इसी तरह जब पेशेंट नॉक नीज के साथ होता है तो हम उसके दोनों एंकल्स के दरमियान जब डिस्टेंस देखते हैं तो वो भी अराउंड 8 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद जिस तरह आपने मेरे से पूछा कि अगर पर्सन आर्मी का मेडिकल टेस्ट देता है और उसमें उसको मेडिकली अनफिट करार दिया जाता है अगर वो नॉक नीज के साथ है, तो उसमें क्या होता है कि जब वो उसका डिस्टेंस देखते हैं दोनों एंकल्स के दरमियान तो वो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, तो वो क्या देते हैं कि आप मेडिकली अनफिट हैं। फिर आगे अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जो होता है वो टाइम लिमिट पे डिपेंड करता है कि अगर पर्सन को फ़ौरन ही उसको रेक्टिफाई करना है अपनी नॉक नीज को और उसके पास टाइम बहुत कम है कि उसने मेडिकल एंट्री टेस्ट में जो आर्मी का है फ़ौरन अपीयर होना है, तो फिर इसमें सर्जरीज़ जो है वो रिकमेंड की जाती हैं। जिस तरह आपने ऑस्टियोटॉमी सर्जरीज़ का सुना होगा जिसमें हम बोन की अलाइनमेंट जो एबनॉर्मली हुई थी उसको एक ओरिजिनल शेप में वापस लेके आते हैं। लेकिन अगर उसको पोस्चरल प्रॉब्लम या मसल वीकनेस की वजह से नॉक नीज हैं तो फिर हम फिज़िकल थेरेपी का ट्रीटमेंट देखते हैं जिसमें टाइम लिमिट भी पर्सन को ज़्यादा मतलब चाहिए होती है। और दूसरा ये होता है कि अगर उनको बहुत पहले से पता लग जाता है तो वो एक्सरसाइजेस को फॉलो करते हुए अपनी नॉक नीज को काफ़ी हद तक रेक्टिफाई कर लेते हैं। एक्सरसाइजेस का ये मकसद होता है कि जिस तरह हमने बात की कि उनकी मसल्स जो है वो वीक है तो हम उनकी स्ट्रेंथनिंग करते हैं एक्सरसाइजेस के थ्रू, और साथ ही उनका जो बैलेंस और पोस्चर है वो भी इम्प्रूव करते हैं जो उनको नॉक नीज के साथ आ रहा होता है। एक्सरसाइजेस में सबसे पहले हम पेशेंट से कहते हैं कि आप साइकिलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें अगर आपको नॉक नीज है। इसके अलावा लेग रेजेस करें और ये भी वन ऑफ द बेस्ट है जब आपने रेक्टिफाई करना है नॉक नीज को। इसके अलावा एक हमारे पास होती है कुछ रिसर्च स्टडीज़ ने रिकमेंड की थी कि सोमो स्क्वाट्स के नाम से होती है और इसको भी देखा गया है कि काफ़ी हद तक नॉक नीज जो हैं वो रेक्टिफाई हो जाती हैं इस एक्सरसाइज के थ्रू। फिर एक और एक्सरसाइज होती है जो आप साइड लाइंग पोजीशन में करते हैं, लाइंग एब्डक्शन, जिसमें आप एक लेग को रेस करते हैं और उसको फिर होल्ड करते हैं फॉर 1 सेकेंड और इसी तरह आप इस चीज़ को रिपीट करते हैं तकरीबन 10 to 12 टाइम्स और फिर आप स्विच कर जाते हैं अनदर लेग पे। ऑल्सो वी रिकमेंड साइड लंजेस और इसमें बेसिकली हमारा एम होता है कि जो उनकी लेग्स हैं और जो नॉक नीज के साथ उनकी इनवर्ड थाइज एक ऐसी पोजीशन में होती है बिल्कुल ही वो इनवर्ड होती है थाइज उसकी, तो उसको फिर हम टोन करते हैं इस एक्सरसाइज के थ्रू। इसके अलावा जिस तरह आपने मेरे से पूछा कि अगर पेशेंट को नॉक नीज के साथ कोई डिफॉर्मिटी भी है तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं इन द फिज़िकल थेरेपी, तो उसके लिए फिर हम ऑर्थोटिक्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। जिस तरह आपने शू इंसर्ट्स का सुना होगा तो हम जो इंसर्ट्स होते हैं उसके शूज़ में प्लेस करवाते हैं और ये बेसिकली पर्सन के गेट को करेक्ट करता है। इसके बाद फिर हम उनको ब्रेसेस और स्प्लिंट्स भी रिकमेंड करते हैं ताकि जो उनकी बोन है वो एक करेक्ट पोजीशन में जो है वो ग्रो करे जिस तरह उसकी अलाइनमेंट नॉक नीज में एबनॉर्मल हुई होती है। ये एक्सरसाइजेस या ऑर्थोटिक्स के थ्रू जो पर्सन हैं वो अपनी नॉक नीज को काफ़ी हद तक रेक्टिफाई कर लेते हैं। ओके डॉक्टर शहीरा, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हर चीज़ और आई होप जितने भी हमारे लिसनर्स हैं जिसको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो अभी
इसी के अकॉर्डिंग जो आपने एक्सरसाइजेस बताई हैं या फिर जो आपने फ़िज़िकल थेरेपी बताई है जो घर बैठे ही की जा सकती है, तो उसको फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह उन्हें नेक्स्ट टाइम ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और सेकेंडली आई होप कि लोग अपने पोस्चर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को इधर ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे विद अ न्यू डॉक्टर एंड विद अ यूनिक स्पेशलिटी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और हम सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।